हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएनएस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आज का जो टॉपिक है ये है प्रमुख पदाधिकारीगण। ठीक है, और मैंने दोस्तों इसमें वही प्रश्न को शामिल किए हैं जो दोस्तों 2019 और 20 में पूछा गया है। ठीक है, और सारे प्रश्न किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न पक्का पूछा ही जाता है। ठीक है, और मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हम लोग इस वीडियो में टोटल 120 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे जो दोस्तों आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का पहला प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग पहले खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए ताकि आपका भी टेस्ट हो सके। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। और देखिए जो प्रश्न है पूछा गया है रेलवे 2005 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उप प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे थ्री में बोल रहा है भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि प्रतियोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और ये भी जो प्रश्न है एसएससी 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मोरारजी देसाई। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे सिक्स में बोल रहा है 1967 से 1969 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समक्ष होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि कैबिनेट मंत्री के समक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 7। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 9 में है उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न करेंगे 10 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बीडी जत्ती। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1967 से 1969 के दौरान। और ये देखिए एसएससी 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 10%। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 13 में बोल रहा है लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसकी समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कैबिनेट मंत्री के समान। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। तो ये थे राम सुभग सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न यूपीएससी 1989 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था। तो ये थे, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कमलापति त्रिपाठी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 16 में बोल रहा है
किस व्यक्ति को सर्वप्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? तो ये दिया गया था YV चौहान को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मनमोहन सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, 19 में बोल रहा है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, 20 में है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और यह प्रश्न BPSC 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? तो ये लेता है लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, 22 में बोल रहा है लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो ये कराता है, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है और यह प्रश्न CDS 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, 24 जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा के। ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, 25 में है लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? तो ये खाली करता है अगली लोकसभा के गठन के बाद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न ACC 2002 और 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, 27 में है लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इन्हें हटाया जा सकता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? तो इन्हें मिलता है 4 लाख रुपए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। और ये प्रश्न देखिए 1993 में पूछा गया है UPSC में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो ये जो अधिकार है यह है लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, 31 में है लोकसभा के अध्यक्ष को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, 32 में बोल रहा है लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लोकसभा का उपाध्यक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और यह प्रश्न ACC 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, 34 में है लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। और ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है
एसएससी 2019 में। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न एसएससी 2001 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 37 में है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नियम समिति। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में गणपूर्ति पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से कुछ भी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं अध्यक्ष। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न जो है ये पूछा गया है एसएससी 2013 में। अगला प्रश्न करेंगे 40 में है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो ये जो अधिकार है ये है लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो ये करते हैं लोकसभा के स्पीकर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न जो है IAS 1984 में पूछा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये देते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये भी देखिए रेलवे 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण व नियंत्रण में कार्य करता है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ये लेते हैं अध्यक्ष। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे और ये जो प्रश्न एसएससी 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो इन्हें हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ये थे जीवी मालवंकर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न BSSC 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 50, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मालवंकर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये जो प्रश्न है SSC 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? तो ये थे जीवी मालवंकर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये देखिए 2005 में पूछा गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न करेंगे 53 में है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बलिराम भगत। ठीक है। और ये जो प्रश्न है CDS 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं जीवी मालवंकर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है
लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अनंत सैनम आयंगर। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अनंत सैनम आयंगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए के सुंदरम। ठीक है, और ये प्रश्न 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो ये रहा है बलराम जाखड़ का। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बलराम जाखड़। अगला प्रश्न करेंगे 59 में है, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? तो ये थे GMC बालयोगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 61 में है, लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत। अगला प्रश्न करेंगे, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 6। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 63, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसकी समान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 65, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है? तो ये होता है लोकसभा महासचिव। अगला प्रश्न करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है? तो ये भेज सकता है उपाध्यक्ष को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न UPSC 1987 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो ये थे PA संगमा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संसद की लोक समिति को अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है? तो इन्हें करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है? तो इन्हें हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 70 में है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अध्यक्ष। ठीक है, और यह प्रश्न SSC 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? तो ये थी मीरा कुमार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये रेलवे 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक अवधारित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 100 में। ठीक है, और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इनको करता है स्पीकर, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 74, लोकसभा का अध्यक्ष। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और ये देखिए रेलवे 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 93 में। ठीक है, और ये भी प्रश्न SSC 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 76 में है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 77 में, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के महासचिव के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। महासचिव अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन कार्य करता है, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, और ये देखिए 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो ये हैं भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये भी देखिए 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 79 में है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, और ये प्रश्न यूपीएससी 1986 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 80, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और ये जो प्रश्न है बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है? तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 82 में है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और ये देखिए 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो इसमें भाग लेता है महान्यायवादी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये भी देखिए 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 84, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और ये प्रेजेंट देखिए यूपीएससी 1994 और 1988 में रिपीट हुआ है। 85 में है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाँ। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 87 में है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत का महान्यायवादी को। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है 90 में बोल रहा है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ इनमें से कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, हम लोग को इसमें से चयन करना है। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 जो है ये सही है। ठीक है, तो नंबर 1 में है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। और नंबर 2 में है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ठीक है, तो नंबर 1 और नंबर 2 जो है ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 91 में है, महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि 2.5 लाख रुपया। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 93, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है?
तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी भाग ले सकता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न देखिए कितनी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। रेलवे 2008, 2009 और बीपीएससी 2008 में पूछा गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न करेंगे 94 में है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये एसएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 96 में, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये देखिए एसएससी 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि महान्यायवादी। 98 में बोल रहा है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे है नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक सही है, यानी कि नंबर 1 वाला। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 99 में है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 100, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एडवोकेट जनरल। ठीक है, और ये जो प्रश्न है बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 101, इसमें बोल रहा है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? तो ये होता है एडवोकेट जनरल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये देखिए रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से किससे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महाधिवक्ता। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कहते हैं, और ये प्रश्न है रेलवे 2004 में पूछा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सही है इसे भी हम लोग को चयन करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। ठीक है, इनमें से कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न करेंगे 106, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि संभागायुक्त। ठीक है, और ये जो प्रश्न है MPPSC 2006 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 107, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो ये हैं भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये होता है एडवोकेट जनरल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये रेलवे 2008 में पूछा गया। अगला प्रश्न करेंगे, भारत के परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो ये होते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक में। अगला प्रश्न करेंगे
111 इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। तो ये काम करता है संघ तथा राज्य सरकार के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 113 इसमें बोल रहा है लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है। तो ये करना होता है कार्यपालिका के। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 115 भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। तो ये किया गया था संविधान द्वारा। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये UPPCS 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्ति होते हैं। तो ये होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 118 इसमें बोल रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इसकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 148 के तहत। अगला प्रश्न करेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इन्हें हटाया जा सकता है भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 120 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों से यानी कि कदाचार करने पर और अक्षमता से। नेक्स्ट प्रश्न है 122 में है निम्न में से किस सेवानिवृत्ति पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे किस सेवानिवृत्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा AK चंदा। ठीक है, AK चंदा को बनाया गया था। अगला प्रश्न करेंगे इसमें बोल रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। तो ये देता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। तो ये कार्य करती है ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न करेंगे अगला प्रश्न है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देश के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1 वाला जो है ये सही है यानी कि कैग लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। ठीक है, तो नंबर 1 वाला जो है ये सही है और ये प्रश्न NDA 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेता है।
तो 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ लेता है। अगला प्रश्न करेंगे 129 में है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। तो ये जो जिम्मेदारी है ये है संसद को। ठीक है, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न करेंगे 131, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कराएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और ये जो प्रश्न है CDS 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 132, इसमें बोल रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रह सकने के लिए पात्र होता है। ये जो है गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। और ये भी प्रश्न NDA 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा रक्षा लेखाओं का संकलन करना। अगला प्रश्न करेंगे और आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, 1 तथा 2 दोनों सत्य है, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 जो है ये दोनों सही है। तो नंबर 1 में बोल रहा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। ठीक है, और नंबर 2 में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक की लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों सत्य है। और ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है MPPSC 2020 में। तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में टोटल 134 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ये दोस्तों किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।